तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसका नाम है एनालॉजी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर रीजनिंग। ओके, करेंगे स्टार्ट। आज हम लोग देखेंगे एकदम बेसिक कंसेप्ट्स एंड अगर आपको और डेप्थ में जाना है सो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके क्वेश्चंस। ओके, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। नेम ऑफ द चैप्टर इज एनालॉजी। ओके, तो सबसे पहले एकदम बेसिक से जाते हुए व्हाट इज एन एनालॉजी। एनालॉजी का एकदम बेसिक मीनिंग क्या होता है? अगर आप डेफिनेशन वाइज जाए, इसका मीनिंग इज एन एनालॉजी इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू पेयर्स ऑफ आइटम्स दैट शेयर अ सिमिलर रिलेशनशिप। बस, आया कुछ समझ में? इफ आ गया देन गुड, इफ नहीं आया और सिंपल टर्म्स में अगर समझे हम एनालॉजी होता क्या है वो देखते हैं क्या होता है। अगर हम बात करें एनालॉजी, इसका सबसे बेसिक मीनिंग होता है सिमिलैरिटी। बट सिमिलैरिटी एग्जैक्टली किस चीज में? तो किसी दो चीजों के बीच में। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक एकदम बेसिक एग्जांपल दूं मैं, एकदम बेसिक एग्जांपल, गेन। गेन का मतलब क्या होता है? कुछ कमाना, राइट? गेन का मीनिंग कुछ कमाना। इसके बाजू में मैं लिख रहा हूं लॉस। लॉस का मतलब कुछ गवाना, हमारा लॉस हो जाता है, राइट? गेन एंड लॉस, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, राइट? इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है एंड वो रिलेशनशिप क्या है? दे बोथ आर अपोजिट्स। दे बोथ आर अपोजिट्स, राइट? आया समझ में? इनमें सिमिलरिटी तो है, इन दोनों की सिमिलरिटी क्या है? दे बोथ आर अपोजिट्स ऑफ ईच अदर। इनकी रिलेशनशिप क्या है? दे बोथ आर अपोजिट्स ऑफ ईच अदर। आप सबको बेसिक मीनिंग ऑफ एनालॉजी समझ में आया कि एनालॉजी का एकदम बेसिक मीनिंग क्या है? एकदम छोटा सा मीनिंग क्या है एनालॉजी का? एंड आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने बीच में यहाँ पे दो डॉट्स लगाए। क्या लगाए? दो डॉट्स। इनका मीनिंग ये होता है, क्या होता है? रिलेशनशिप या फिर सिमिलैरिटी, राइट? सिंपल, सिमिलैरिटी या रिलेशनशिप, इन दोनों में क्या है? अपोजिट्स की। आया समझ में सबको? बेसिक, एकदम बेसिक था। ओके, जैसे यहां पे देखो, ए इज टू बी, ए इज टू बी। ए और बी में क्या रिलेशन है? ए और बी में ए के बाद बी आता है, राइट? ए के बाद बी आता है। अब सामने देखना, यहां पे दो डॉट्स थे, यहां पे कितने डॉट्स हो गए? चार। आगे चार डॉट्स। अब चार डॉट्स का मीनिंग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इज टू बी, यहां पे क्या थे हमारे? चार डॉट्स, राइट? चार डॉट्स का मीनिंग होता है इन दी सेम वे। इसका मतलब अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, ए का रिलेशन बी के साथ है इन दी सेम वे, बी का रिलेशन किसके साथ रहेगा? ए का रिलेशन बी के साथ है, चार डॉट आगे मतलब इन दी सेम वे, सी का रिलेशन किसके साथ रहेगा? सिंपल है, ए के बाद क्या आता है? बी, सी के बाद क्या आएगा? डी। सबको एकदम बेसिक मीनिंग समझ में आया? एकदम हमने स्टार्टिंग से एकदम अच्छे से स्टार्ट करके समझा एनालॉजी होता क्या है, हमें करना कैसे पड़ता है इस चीज को, लाइक व्हाई एंड हाउ वी विल सॉल्व दिस। ओके, एवरीवन इज गेटिंग माय पॉइंट? चले नेक्स्ट पे, नेक्स्ट देखे पक्का। अब देखो, हमने एनालॉजी का मीनिंग देख लिया बेसिक। एनालॉजी कुछ टाइप्स की होती है, एनालॉजी कुछ टाइप्स की होती है। कितने कितने? 3 टाइप्स की, सिर्फ 3 टाइप की। आपको एनालॉजी बस 3 टाइप की ही पढ़नी है। एक तो होती है आपकी वर्ड्स वाली, सेकंड होती है आपकी नंबर्स वाली, थर्ड होती है आपके अल्फाबेट्स या लेटर्स वाली। देखो, एक तो वर्ड पहली, सेकंड नंबर एनालॉजी एंड थर्ड लेटर्स। हम आराम से एक एक चीजों को एक एक टॉप टाइप वाइज समझेंगे। पहले हम समझेंगे वर्ड एनालॉजी, उसके बाद नंबर एनालॉजी, इसके बाद लेटर एनालॉजी। एंड बिलीव मी, आप लोगों को ना बहुत कुछ सीखने मिलेगा, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। कैसे? हम नंबर एनालॉजी में स्क्वायर्स एंड क्यूब्स याद करेंगे, लेटर एनालॉजी में हम लोग अल्फाबेट्स की पोजीशन से याद करेंगे। बस आप लोग मेरे साथ साथ धीरे धीरे चलिए, आपका पूरा एनालॉजी बेसिक से एडवांस तक कवर हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलो। सबसे पहले कौन सी? वर्ड। सबसे पहले वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी का बेसिक मीनिंग क्या होता है देखते हैं। वर्ड एनालॉजीज एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स एंड रिक्वायर यू टू फाइंड अनदर पेयर शेयरिंग द सेम कंडीशन। आई होप आपको समझाओ, ना समझा? इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, देखिए एग्जाम्पल्स। देखो, हमने एनालॉजी समझा था, बस उसमें हमको वर्ड डालना है, उसमें हमको क्या ऐड करना है? वर्ड। ठीक है, एनालॉजी से पहले क्या लगा है? वर्ड। हमने ए बी सी डी की एनालॉजी देखी थी,
हमको किसकी देखनी है? वर्ड की। एग्जाम्पल से देखते हैं। ये क्या लिखा है? हॉट, राइट, हॉट। ये क्या लिखा है? कोल्ड। आप लोग खुद बताओ, हॉट एंड कोल्ड। अब सबको पता है, सबको, अगर बच्चा भी है फर्स्ट क्वेश्चन भी पता है, हॉट एंड कोल्ड क्या है? एक दूसरे के अपोजिट्स। दे आर अपोजिट्स ऑफ ईच अदर, राइट। हॉट एंड कोल्ड एक दूसरे के क्या है? अपोजिट्स। बीच में दो डॉट से मतलब इनके बीच में रिलेशनशिप किस चीज की है? दे आर अपोजिट्स। अब देखो यहां पे क्या आ गया? चार डॉट। क्या आ गया? चार डॉट। इसका मीनिंग क्या था? इन द सेम वे। अगर हॉट और कोल्ड एक दूसरे के अपोजिट्स है तो डे का अपोजिट क्या होगा? डे का अपोजिट क्या होगा? सवेरे का अपोजिट क्या होता है? रात। डे का अपोजिट नाइट। आया समझ में वर्ड एनालॉजी होती क्या है? हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम इसके लास्ट में करेंगे। बस अब आप ये बेसिक, एकदम बेसिक मीनिंग समझिए। ओके, ठीक है। इनकी रिलेशनशिप किस चीज की है? दे आर अपोजिट्स ऑफ ईच अदर। दे आर अपोजिट्स ऑफ ईच अदर। आया समझ में? हमारे पास एक और एग्जांपल है, वन मोर एग्जांपल। ओके, देखो एग्जांपल 2। टीचर। टीचर, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या हुआ? आपका टीचर, राइट। आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो, आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो। आप कौन हुए? स्टूडेंट। हमारे बीच में रिलेशनशिप किस चीज की है? आई एम अ प्रोफेशनल। मैं एक प्रोफेशनल जो आपको पढ़ा रहा हूं। आप लोग क्या हो? मेरे क्लाइंट हो। आप लोग मेरे क्या हो? क्लाइंट हो। एक स्टूडेंट, क्लाइंट। देखो बोलने के लिए क्लाइंट हो, असली में तो नहीं हो। असली में तो आई वांट आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सबका सिलेक्शन हो जाए, बट बोलने के लिए आप क्या हो? मेरे क्लाइंट। एंड मैं कौन हूं? प्रोफेशनल। आया समझ में? जैसे टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर इज ए प्रोफेशनल, स्टूडेंट इज ए क्लाइंट। इन द सेम वे, चार डॉट्स दिख गए। इन द सेम वे डॉक्टर, देखा? डॉक्टर। अगर डॉक्टर प्रोफेशनल है, उसका क्लाइंट कौन होगा? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम क्या बन के जाते हैं? पेशेंट बन के, सिंपल। डॉक्टर अगर प्रोफेशनल है, उसका क्लाइंट कौन होगा? पेशेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एडवोकेट, किसी एडवोकेट के पास जा रहे हो, आई होप आपको जाने की जरूरत ना पड़े किसी खराब रीजन के लिए, बट आप जा रहे हो अगर एडवोकेट के पास। एडवोकेट क्या है? प्रोफेशनल। आप क्या हो उनके? आप उनके क्लाइंट हो। आया समझ में? सिंपल, वेरी सिंपल। सबको वर्ड एनालॉजी समझ में आई, राइट? एकदम सिंपल। अब सब लोग ध्यान देना, सब लोग अच्छे से ध्यान देना। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी। आया समझ में? नंबर एनालॉजी। ओके, नंबर एनालॉजी मीनिंग से कुछ समझ में आ रहा है? नंबर एनालॉजी का मीनिंग क्या होता होगा? नाम में क्या है? नंबर। क्या है नाम में? नंबर। इसका मीनिंग कुछ नंबर्स का खेल होगा, राइट? कुछ नंबर्स का खेल होगा। जैसे पहले मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, एडिशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। बट ऐसे तो कुछ भी हो सकता है, मतलब दुनिया में इतनी चीजें हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर, बहुत कुछ। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, बस मैं आपको जो बताऊंगा आपको उतना ही बेसिक में पढ़ना है, एकदम आपको सिर्फ उतना सा बेसिक पढ़ना है। ओके, देखो कॉमन न्यूमेरिकल पैटर्न्स कौन से लॉजिक यूज हो सकता है। बस मैं आपको जो चार लॉजिक्स बता रहा हूँ ना, 99% क्वेश्चन आपके इन लॉजिक से सॉल्व हो जाएंगे। बस ये चार लॉजिक लगा के देख लेना, आपके 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, दैट्स माय गारंटी। ओके, बट चार लॉजिक्स अच्छे से लगा के देखना, एकदम अच्छे से। हाँ, एक आध परसेंट इसके बाहर से आ सकता है, हम वो भी देख लेंगे क्वेश्चन में। ओके, बट अभी यहाँ पे ध्यान दो, ओनली चार लॉजिक्स, सिर्फ ओनली 4 लॉजिक्स। कौन से? एक तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का लॉजिक लगेगा, सिंपल। या फिर स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, या फिर स्क्वायर्स एंड क्यूब्स का लॉजिक लगेगा, या फिर एडिंग कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। एग्जांपल से समझाता हूं। 23/5 क्या लिखा है मैंने? 23/5, 47/, ध्यान देना मैंने क्या लिखा है? 23/5, 47 क्वेश्चन मार्क। ओके, एडिंग कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। एक बात बताओ, अगर मैं 2+3 का एडिशन कर दूं, अगर मैं 2+3 का एडिशन कर दूं, मुझे 5 मिलेगा? मुझे 5 मिलेगा, राइट? सिंपल। अगर मैं 2+3 को ऐड कर दूं, मुझे 5 मिलेगा? सिंपल, यस मिलेगा। हमें लॉजिक मिल गया इन दोनों के बीच में, इन दोनों की रिलेशनशिप मिल गई, मिल गई। इन दिस सेम वे 47 का क्या होगा? अगर मैं 4 और 7 को ऐड कर दूं, अगर मैं 4 और 7 को ऐड कर दूं, क्या मिलेगा? 11। इतना सिंपल सा लॉजिक है। आया समझ में? बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे पीवाईक्यूज, किसी भी एग्जाम की पीवाईक्यूज उठा के देख लो, आपको कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन मिल ही जाएगा 100%। ओके, थर्ड लॉजिक हमने समझा होता क्या है। फोर्थ लॉजिक, सम ऑफ डिजिट्स, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। ये भी जो आपको बताया मैंने, जैसे इनका सम कर लीजिए या फिर इनका प्रोडक्ट भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं
23:6 in the same way 62:, क्वेश्चन मार्क। आई एम गिविंग यू 5 to 6 सेकेंड्स, फटाफट इसका आंसर बताओ, कैलकुलेट करो, देन मैं बताता हूं। देखो 23:6, इस बार अगर हम ऐड करके देखें तो हमें 5 मिलता है, राइट, 5। ये लॉजिक लगा नहीं है हमारा। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें, इनको बीच में मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 कितना मिलता है हमें, कितना मिलता है 6 इन द सेम वे, 6 2 कितना मिलता है हमें 12। आया समझ में इसका मीनिंग क्या होता है लास्ट का। बस ये 3-4 लॉजिक्स, इसके अलावा एक लॉजिक मुझे आपको और बताने जो लग सकता है, वो लॉजिक है प्राइम नंबर्स। किसका, प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होता है, कोई बच्चे जिसे पता है इट्स गुड, जिसे नहीं पता आप लोग ध्यान दो। प्राइम नंबर्स क्या होता है, प्राइम नंबर्स का मीनिंग ऐसे नंबर्स जो एक तो खुद से डिवाइड होता है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 2 को, एक तो खुद से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता है। बेसिकली इसके 2 फैक्टर्स रहते हैं, कितने फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स। जैसे अगर मैं बात करूं 2 की, ये एक तो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा, इसका मतलब 2 क्या हुआ, प्राइम नंबर। आया समझ में, प्राइम नंबर होते क्या है, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स रहते हैं, एक तो 1 एंड सेकेंड नंबर इटसेल्फ। अगर हम और प्राइम नंबर्स की बात करें, जैसे हम बात करते हैं 3 की, एक तो 3 डिवाइड होगा 1 से, सिंपल, या फिर और 3 और किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है 1 के अलावा, 2 से हो नहीं सकता, खुद के नंबर से हो सकता है 3 से। इसका मतलब 3 क्या हुआ, प्राइम नंबर हुआ। क्यों, ये सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है या फिर खुद से डिवाइड हो सकता है और किसी नंबर से डिवाइड हो ही नहीं सकता। आया समझ में। बट अब ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे 4 ले लूँ, 4 1 से तो ये भी डिवाइड होगा, ये खुद से भी डिवाइड होगा, इसका मतलब क्या 4 भी प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, 4 ऑल्सो 2 से डिवाइड होता है, 4 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2, 2 4 को डिवाइड कर सकता है, ऑब्वियसली कर सकता है, हमने बचपन से पढ़ा है 2 2 ज़ा 4, दैट्स वाई 4 जो है आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, 4 विल बी अ कंपोजिट नंबर। हम एकदम से बेसिक से समझ रहे हैं एकदम कि होता क्या है, हमें जो भी एनालॉजी में चीज़ें का काम पड़ेगा आपको सारी करवाऊंगा, ओके। कुछ होमवर्क दूंगा वो आपको करना पड़ेगा ताकि आपकी खुद की प्रैक्टिस हो, आप थोड़ा सा रिसर्च करना सीखे। आया समझ में सबको, 4 1 2 एंड 4 से डिवाइड होता है, दैट्स वाई कंपोजिट नंबर होगा। अब आप प्राइम नंबर्स निकाल लोगे, मैं आपको कुछ बेसिक प्रिंस बता देता हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये याद रखना, जो ये नंबर है 1, इट्स नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा मैं आपको, इसका ध्यान रखना। जो हमारा 1 है, इट्स नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो ये प्राइम है ना ही ये कंपोजिट है। क्यों, रीज़न, अच्छा आपको रिसर्च, चलो मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। चलो मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ, बस ध्यान से सुनना। आई वॉन्टेड टू गिव दिस एज होमवर्क की रिसर्च करके बताओ ऐसा क्यों, बट मैं आपको बता देता हूँ, बस आप लोग सुनना, ओके। देखो मैंने क्या बताया था, प्राइम नंबर की डेफिनेशन, एक ऐसा नंबर जो एक तो 1 से डिवाइड होता है या खुद से डिवाइड होता है। कंपोजिट नंबर मतलब जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स रहते हैं। एक बात बताओ, 1 खुद से तो डिवाइड होता है, मतलब 1 से डिवाइड होता है, खुद से भी डिवाइड होगा तो 1 से डिवाइड होगा ना। आई एम सेइंग अगर 1 है, 1 नंबर 1, ये खुद से तो डिवाइड होगा एंड 1 से भी डिवाइड होगा, इसका फैक्टर टोटल एक ही फैक्टर है इसके पास। प्राइम नंबर्स के लिए हमें 2 फैक्टर लगता है, कंपोजिट के लिए हमें 2 से ज़्यादा लगता है। 1 के पास नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, एक ही फैक्टर है, 1 नंबर भी यही है एंड खुद भी नंबर यही है, दैट्स वाई 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। आई होप सबको समझ में आया हो कि 1 आज के बाद कोई भी पूछे आपको 1 प्राइम नंबर है कंपोजिट, आप क्या बोलोगे, इट्स नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन एंड लॉजिक के साथ बताया, ऐसा क्यों, आया समझ में पक्का। हमने सारे लॉजिक्स देख लिए जो जो लॉजिक्स यूज हो सकते हैं, बट फ्रॉम माई प्रीवियस एक्सपीरियंस ना आप लोगों को ये याद नहीं रहते स्क्वेयर्स एंड क्यूब्स, ठीक है। अगर मैं स्क्वेयर्स की बात करूं आपको 25 तक तो याद होनी चाहिए। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनी एग्जाम, यू शुड नो और यू शुड लर्न द स्क्वेयर्स टिल 25, आपको याद होने ही चाहिए मिनिमम। एंड क्यूब्स की बात करें तो इट वुड बी अराउंड 15 या 20 तक, इट्स अ गुड नंबर।
15 या 20 तक याद कर रहे हो देन इट्स अ गुड नंबर, 15 तक भी याद है इट्स ओके, बट आई प्रेफर कि 20 तक कर लो याद। ओके, तो आई एम थिंकिंग मैं आपको स्क्वायर याद करवा देता हूँ, आप क्यूब्स होमवर्क करके याद करके होगे, थोड़ा सा आप भी करोगे राइट। मैं आपको यहीं पे भी पूरे स्क्वायर याद करवा देता हूँ। ओके, बस ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करें 1 के स्क्वायर की, इट विल बी 1, 0 नहीं होगा। बहुत बच्चे मुझे ऐसे मिलते हैं जो 1 का स्क्वायर 0 बताते हैं। 1 का स्क्वायर इज ऑलवेज 1, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 रहेगा। 2 का स्क्वायर इट्स 4 राइट, 3 का स्क्वायर इट्स 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर इट्स 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। अब आवाज़ यहाँ से आना कम हो जाती है, बस यहाँ तक याद करते हैं हम बचपन से 10 तक। इनफैक्ट यही से आवाज़ आना कम हो गई थी, हम यहाँ तक याद करते हैं स्क्वायर्स खत्म, इसके बाद क्यों याद करते हैं। बट नहीं, आप गवर्नमेंट एग्जाम्स देने वाले हो, कोई भी एग्जाम देने वाले हो, आपको 20-25 तक स्क्वायर्स याद होने कंपलसरी है। अगर 10 तक याद है इट्स गुड, बट अभी बाकी याद करो, अभी के अभी वीडियो को पॉज करो एंड सारे स्क्वायर्स अभी के भी याद करो। ओके, जिसे याद नहीं है, जिसे याद है इट्स वेल एंड गुड। 11 का स्क्वायर इट्स 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196। 13 एंड 14 की क्या ट्रिक है, अगर आपको 13 का याद ना 169, 14 में क्या करना है, बस 6 और 9 को एक्सचेंज करना है, 6 और 9 को एक्सचेंज करना है या फिर रिप्लेस करना है एक दूसरे से। 6 9 को बस घुमा दो, आया समझ में, सिंपल। 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर ओके 256, इट्स 256, 17 का स्क्वायर 289। ओके, 70 तक हमने स्क्वायर्स देखे, सारे आपको याद करते चलना है। ओके, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर इज 400। आया समझ में, ये 20 तक स्क्वायर्स हो गए हमारे। 21 तक आगे भी देख लेते, 21 का स्क्वायर 441, आपको 20 तक मिनिमम याद होने चाहिए। 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529। पहले आप लोग इतना नोट कर लो 23 तक, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का। हो गया, अब 24 का स्क्वायर 576 एंड 25 का स्क्वायर इज 625। बस आपको इतने ही स्क्वायर्स याद करना है। सिर्फ आपने इतने याद कर लिए इट्स वेल एंड गुड, बस 25 तक स्क्वायर्स। एंड जो क्यूब्स है, क्यूब्स आपके ये होमवर्क है, आप 15 तक करो, इट्स योर चॉइस। अगर 20 तक करोगे तो बहुत अच्छी बात, आपको बस इतना करके आना है। ओके, मेरे साइड से पक्का सबके समझ में आया, श्योर। आगे देखो, मैंने आपको लॉजिक्स बताए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड नंबर के बीच का एडिशन या मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो सकता है राइट। मैं आपको सारे लॉजिक्स बता दिए। मेरे को ना एक्चुअली आपको एक और चीज़ सिखानी थी, एक ट्रिक बतानी थी स्क्वायर्स की। सब लोग ध्यान से सुनना है, समझना। एक स्क्वायर्स की ट्रिक बतानी थी, इसका नाम मैं ऐसे बोलता हूँ, यूनिट डिजिट मेथड, यूनिट डिजिट मेथड। ओके, बस ध्यान से समझना, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ ना बस ध्यान से समझना। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको किसी रैंडमली बोलूँ मुझे 7 का स्क्वायर बता दो, मुझे 7 का स्क्वायर बता दो, आपको ऑप्शंस दे दूँ मैं 47, 48, 49, 50। आया समझ में आपके, मैं आपको 7 का स्क्वायर पूछा, 4 ऑप्शंस दे दिए। अज्यूम, आई नो आप सबको पता है 7 का स्क्वायर, इट्स वेरी इजी। अज्यूम करते हैं आप लोगों को नहीं पता 7 का स्क्वायर क्या होता है, अज्यूम करते हैं आप लोगों को नहीं पता। 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, हम सबको पता है 49 होता है, 49 होता है, 7 7 से 49। इसके लास्ट में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है 9, कौन सा ऑप्शन में लास्ट में 9 है। आया समझ में, देखो ये ट्रिक हमेशा अप्लाई नहीं होगी, बट कब अप्लाई होगी, जब चारों ऑप्शंस की यूनिट डिजिट अलग अलग है। आपने बोला 7 का तो बहुत ईजी, सबको पता है 49 आता है, कुछ नया क्या है इसमें, कुछ नया सिखाओ, कुछ नया सीखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करते हैं आपको 24 का स्क्वायर नहीं पता, क्वेश्चन मार्क।
आगे देखते हैं, ऑप्शन है 572, 574, 576 एंड डी 578। आपके चार ऑप्शन है। ओके, आपके चार ऑप्शन है, 572, 574, 576 एंड 578। आप अज्यूम करते हैं आपको नहीं पता, एंड आपके पास एग्जाम में इतना टाइम तो रहेगा नहीं, आप स्क्वायर निकाल के देख लो। क्या करना है, एकदम सिंपल चीज। 24 का स्क्वायर पूछा है आपको, 24 इंटू 24 किया, 4 4 जा कितना होता है, 4 4 जा लास्ट में क्या आएगा 16, 4 4 जा 16 होता है कितना 1 6 16। इसके लास्ट में क्या आता है, लिखा 6, लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा। कौन सा ऑप्शन में 6 है, आया समझ में। अगर यूनिट डिजिट सबकी अलग है ना, बस ये मेथड लगा के हो, इससे फास्ट आपको कोई मेथड आंसर नहीं दे सकती। आई होप सबको ये ट्रिक समझ में आई। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देता हूँ मैं, एक सिंपल क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ। सेम वे ना 22 का स्क्वायर इफ आपको पूछूं मैं, एंड 23 का स्क्वायर पूछूं, इनका यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, बस इतना निकाल लेना ताकि आप लोग समझ जाओ कंसेप्ट है क्या। ओके, आपको 22 का बता देता हूँ मैं, 23 का आप होमवर्क कर लेना। तो मैं 22 की बात करूँ, लास्ट में क्या आ जाएगा मुझे 2 इंटू 2, मतलब हमेशा 22 के स्क्वायर में लास्ट में क्या आ जाएगा 4 रहेगा। 23 ऐसी, इसका यूनिट डिजिट आप निकाल के बताओगे मुझे। ओके, सबके समझ में आया, होप सबके समझ में आई ये ट्रिक। मैं आपको जो ट्रिक्स सिखाई ना, आपको लग रहा होगा ये तो इजी है यार, क्या मतलब इसका, हम स्क्वायर्स निकाल लेंगे। बिलीव मी, हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना, हम जब इन डेप्थ पढ़ेंगे ये चैप्टर एनालॉजी हमारे नेक्स्ट क्लास में, आप खुद बोलोगे ये कितनी कमाल की ट्रिक है। आया समझ में सबके, चले नेक्स्ट पे। आई होप सबको नंबर एनालॉजी समझ में आई हो होती क्या है। हम उसके भी एग्जांपल्स लेंगे लास्ट में, हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पे उसके भी क्वेश्चंस करेंगे। ओके ठीक है, अब देखते हैं लास्ट एंड थर्ड टाइप हमारा, इट्स लेटर एनालॉजी। टाइप का नाम क्या है, लेटर एनालॉजी। नाम में लेटर है, हमने बचपन से याद, हमने नर्सरी से एक ही चीज़ तो आज तक अच्छे से याद किया, ए बी सी डी। आई होप सबको याद होगी, नहीं है तो फिर से नर्सरी की बुक खोलो एंड फिर से याद करो। ओके, लेटर एनालॉजी आया सबके समझ में। नाम क्या है, लेटर एनालॉजी, नाम में ही लेटर है। एनालॉजी तो है पर किसकी है, लेटर की। लेटर मतलब अल्फ़ाबेट्स ए बी सी डी, राइट। सबसे पहले इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको आनी चाहिए वो ए बी सी डी याद होनी चाहिए। अगर याद है वेल एंड गुड। इसके बाद क्या याद होना चाहिए आपको, इसके बाद ए कौन से नंबर पे आता है, बी कौन सा नंबर पे आता है। फॉर एग्जाम्पल ए आता है 1 पे, ओके, ए आता है 1 पे, बी आता है 2 पे, सी 3, डी 4, ऐसे करते करते जेड तक। अब बहुत ऐसे है कि किसी किसी को तो याद है, सब कुछ 26 तक याद है लाइन से। एल किस पे आता है, जे किस पे आता है, सबको याद है। फॉर एग्जाम्पल जे 10 पे आता है, इस टाइप से सबको, आप सबको याद है। पर जिनको याद नहीं है उनके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, उनको एक सिंपल ट्रिक से याद करवाऊंगा मैं। अच्छे से ध्यान देना बस इस ट्रिक पे। ओके, सब लोग ध्यान देना प्लीज, देखिए ट्रिक समझे, ध्यान दो। अगर मैं ए की बात करूँ, ए आता है 1 पे, बी आता है 2 पे, वेरी इजी, एकदम इजी। अब मैं बोल दूँ एल बताओ, आधों से ज़्यादा की गाड़ी अटक गई है इन्हों। अब सोचोगे A1 B2 C3 D4 कैलकुलेट करोगे, इतना टाइम है एग्जाम में, नहीं है। किसी भी एग्जाम में इतना टाइम तो नहीं मिलता कि हर चीज़ कैलकुलेट कर लो। या आप सोचोगे मैं स्मार्ट हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं पूरी ABCDEF पहले पूरा लिख लूँगा पेपर में। सच में इतना टाइम है आपके पास वेस्ट करने के लिए, आप ए से जेड लिख लो, आप उतना भी लिख लोगे भाई। अगर मैं आपको बोले रिवर्स लिखो, जेड से ए तक, जेड नंबर 1, उसके बाद वाई नंबर 2, ऐसे लिखने बोलो, आप लिख पाओगे, इतना टाइम है आपके पास एग्जाम में। बिलीव में नहीं है। एक सिंपल ट्रिक बता दो याद करने के लिए, कैसे याद कर सकते हो। आपको लॉन्ग टर्म में तो फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, जे 10 पे आता है, के 11 पे आता है, ऐसे। बट याद नहीं है तो एक सिंपल ट्रिक से अभी के लिए याद कर सकते हो। एंड द ट्रिक इज ई जे ओ टी वाई, ई जे ओ टी वाई। इसको याद करने के लिए पता है मैंने अपने टाइम पे कैसे याद किया था, ए ज्योति, ए ज्योति, मैंने इसको ऐसे करके याद किया था, ए ज्योति। एक लड़की है ज्योति नाम की, आप उसे आवाज़ दे रहे हो, ए ज्योति, ऐसे। आया समझ में। मैंने ना पता है कि आपको ये अल्फ़ाबेट्स क्यों लिखे। ई आता है 5 नंबर पे, ABCDE 5 नंबर। जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 में, एंड वाई आता है 20। आया समझ में। E5, J10, O15, T20, Y25। अब देखो हमारा काम कितना ईजी था। मैं आपको कोई भी अल्फ़ाबेट पूछूं, अब मैं आपको पूछ रहा हूँ, अब मुझे एल की पोजीशन बताओ, एल कौन से नंबर पे आता है।
जिनको ABCD आती है। जे के बाद क्या आता है? KL, IJKL, जे के 2 बाद L आता है, आफ्टर जे K एंड L। अगर जे 10 पे है, अगर जे 10 पे है, K आएगा 11 पे, L आएगा 12 पे। आई होप सबको इससे निकालना आया हो। फिर से समझो, जे आते हैं 10 पे, KL उसके 2 बाद, मतलब 11 एंड 12। अगर मैं रैंडमली अब आपको पूछूं x का, मुझे जल्दी से x का बताओ, x का। आप सब बोलोगे सर इतना बच्चे जैसा क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहा हो, कुछ हार्ड पूछो। पूछेंगे भाई, हार्ड भी पूछेंगे, रुको। y, y का पोजीशन क्या है? 25th। y के एक पहले x आता है, x y, x y, y के पहले क्या आता है? x। अगर y 25 पे है, x का हो जाएगा 20। बिलीव मी यार, ये तो पढ़ रहे हो तो बेसिक है एकदम, हम जाएंगे एडवांस तक भी जाएंगे। ओके, आया समझ में सबको? x का क्या आएगा? 24, ठीक है। z का तो कोई बच्चा भी बता देगा, 26। ऐसे आपको p का पूछ लो, मैं p का, p, मुझे p का बताओ। o किस पे है? 15, MNOP, o के बाद क्या आता है? p, ये आ जाएगा 16। सबको निकालना कैसे समझ में आया इस ट्रिक से? नहीं पता ये ट्रिक? नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस ट्रिक का। E5, J10, O15, T20, Y25। आई होप सबको ये ट्रिक समझ में आई हो। पक्का सबके समझ में आई? इजी पीजी। चले नेक्स्ट पे। अब देखते हैं रिवर्स ऑर्डर कैसे करते हैं। रिवर्स, रिवर्स का मीनिंग होता है, इस बार Z 26 नहीं है, इस बार Z क्या है? 1, Y क्या है? 2। आया समझ में? हम उल्टे नंबर को Z लास्ट में आता है, हम उसे 1 बना रहे हैं, Y को क्या बना रहे हैं? 2 बना रहे हैं। सबकी समझ में आया रिवर्स? ये तो इजी है सर, Z1 Y2, हम बच्चे थोड़ी है, X3 ऐसे कर लेंगे। पर भाई मेरे, आप X का लिख लोगे 3, W का 4। भाई मेरे एग्जाम में ये लोग इतने पागल तो है नहीं ना कि इतने इजी क्वेश्चन देंगे आपको। एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं यार, गवर्नमेंट जॉब मिलने वाला है, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठोगे आगे। पी का बता दो मुझे रिवर्स से। जिन्हें ट्रिक पता है वेल एंड गुड, जिन्हें नहीं पता, Z Y X W करो कैलकुलेट उल्टा पूरा। गया टाइम, एग्जाम गई, अगले साल आना, राइट। इससे बेटर ट्रिक से याद कर ले तो यार, 1 मिनट के अंदर निकाल लेंगे, सिर्फ 1 मिनट के अंदर। समझना कैसे? किसका पूछे? पी का पूछे? हमने देखा था पी की पोजीशन फॉरवर्ड से, मतलब सामने से क्या क्या थी? पी की पोजीशन सामने से क्या थी? ओ की क्या थी? ओ की याद करवाया था ये ज्योति में, ओ की 15 थी, पी की क्या होगी? 16। ये आप तो निकाल ही सकते हो ना, सामने से तो निकाल ही सकते हो, इजी है। पी की क्या होगी? 16 होगी। आपको मेरा रिवर्स पूछ रहा हूँ, ये तो हमने फॉरवर्ड से निकाली, रिवर्स से करनी है, कुछ भी नहीं करना है। 27, 27 लिखा है, इसमें से इसकी फॉरवर्ड पोजीशन को माइनस कर दो, 16, क्या मिला? 11। ये क्या हुआ आपका? आपका ये हुआ पी का रिवर्स पोजीशन। इसकी पी की। सबके समझ में आया मैंने क्या किया? एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक और एग्जांपल लूंगा, ठीक है। अब बाकी सबको समझ में आया हूँ, जिनको नहीं समझा उनके लिए एक और एग्जांपल लूंगा, वन मोर एग्जांपल। ओके, देखो, अगर मैं आपको पूछूं एल की रिवर्स पोजीशन, आप लोग ट्राई करो तब तक, जब तक मैं लिख रहा हूँ। एल की रिवर्स पोजीशन, एल सामने से कौन सा नंबर पे आता है? एल सामने से। जे था 10th पे, जे था, ए ज्योति में जे था 10th, के आएगा 11th, एल आएगा 12th। एल सामने से आता है 12th पे। अगर इसको हमको रिवर्स से निकालना है, कुछ ही नहीं करना भाई, रैंडम नंबर 27, इसमें से 12 को मैंने माइनस कर दिया, क्या मिला? 15। 15 हो गई एल की रिवर्स पोजीशन। क्या हार्ड है इसमें मुझे आप लोग बताओ? कुछ कुछ भी हार्ड लगा इसमें? हमने अल्फाबेट सीख लिया, अब आप कुछ भी रैंडम निकाल के देखो, फॉरवर्ड भी निकाल सकते हो 2 मिनट के अंदर, रिवर्स भी निकाल सकते हो, कुछ भी, बस ये 2 ट्रिक्स पता होनी चाहिए। फॉरवर्ड के लिए ए ज्योति वाली ट्रिक, एंड रिवर्स के लिए 27 में से उस चीज को माइनस करना है। किसको माइनस करना है? फॉरवर्ड पोजीशन को। 27 में से अगर आप फॉरवर्ड पोजीशन को माइनस करते हो ना, आपको मिलती है रिवर्स पोजीशन। आया समझ में सबको कैसे करना है? पक्का? एक दो सम्स होमवर्क दो, कोई सम्स मतलब एक दो क्वेश्चन होमवर्क, बस खुद से ट्राई करना है, दैट्स घर पे कर पाऊँ। एन की निकाल लो, और उसके अलावा एन के अलावा निकाल लो, यू की निकाल लो। रिवर्स ओके, रिवर्स। एक काम करो, रिवर्स फॉरवर्ड दोनों ही निकालो इनका, रिवर्स एंड फॉरवर्ड। फॉरवर्ड भी निकालो इनका एंड रिवर्स भी निकालो, ठीक है। आपका छोटा सा होमवर्क है,
अभी तक मैंने आपको क्या क्या करने बोला है घर पे? पहले तो आप क्यूब्स याद करोगे, सब लोग जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, सब लोग क्यूब्स याद करोगे। उसके अलावा ये जो दो दिया है मैंने आपको, इनका फॉरवर्ड एंड रिवर्स से निकालोगे। आपको आई थिंक एक और चीज़ होमवर्क दी थी मैंने, होमवर्क नहीं बोलता हूँ मैं, क्या दिया तो होमवर्क आपको, राइट। 23 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा, मैं आपको वो होमवर्क दिया था। आई होप सबने कर लिया हो यार। 50 मतलब 30 सेकंड मुश्किल से लगने चाहिए, 30 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए, इनफैक्ट 10 सेकंड का क्वेश्चन था। ओके, देखिए आगे चले। हमने ये भी समझा फॉरवर्ड रिवर्स, हमने वर्ड एनालॉजी देखा, हमने क्या देखा उसके बाद, हमने देखा नंबर एनालॉजी। उसमें हमने समझा स्क्वायर्स को कैसे याद करना है, कैसे निकालना है, हम क्यूब्स आप याद करके आओगे। हमने बाकी लॉजिक भी देखे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, राइट, या फिर नंबर्स का एडिशन, सब लॉजिक देखे हमने। लास्ट में हमने देखा लेटर एनालॉजी। क्या देखा? लेटर एनालॉजी। उसमें बस आपको एक ही चीज़ आनी चाहिए, कौन सा लेटर कौन से नंबर पे है, खत्म। इसके अलावा वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ना ये वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। बचपन से पढ़ाया हमने, वॉवेल्स क्या होते हैं, कंसोनेंट्स क्या होते हैं। वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, ये 5 हमारे वॉवेल्स होते हैं। क्या होते हैं? 5 वॉवेल्स। बाकी सब जो बचे 21 अल्फ़ाबेट्स, ये सब हमारे होते हैं कंसो। आया समझ में? वॉवेल्स के 5, बाकी 21 क्या होते हैं, सॉरी गाइस, बाकी होता है कंसोनेंट्स। सबके समझ में आया पक्का मैंने क्या बोला है? एक तो हमारा कौन सा नंबर कौन सा लेटर कौन सी पोजीशन पे आता है वो, एंड सेकंड ये लॉजिक। इन दो लॉजिक से बाहर से कुछ भी नहीं आएगा आपको। इसमें लेटर एनालॉजी में, लेटर एनालॉजी में इन दो लॉजिक के बाहर से आपको कुछ भी नहीं आएगा। आई होप सबके समझ में आया हो, तीनों भी टाइप्स। हमने पूरा बेसिक समझा, एकदम बेसिक से गए हम लोग। पहले हमने वर्ड देखा, उसके बाद हमने क्या देखा, नंबर देखा, उसके बाद क्या देखा हमने, लेटर। अब कुछ थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन करके देखते हैं, ताकि हम चेक करते हैं कितना समझा है हमें। ओके, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चंस करेंगे आज, ठीक है। चलो देखते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं वर्ड एनालॉजी से। किससे स्टार्ट करेंगे? वर्ड एनालॉजी। बुक, सामने 2 डॉट का मीनिंग क्या है? सामने कितने 2 डॉट्स हैं, इनका मीनिंग क्या है? बुक एंड ऑथर में कुछ रिलेशन है, बुक एंड ऑथर में कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन बुक एंड ऑथर में? सबको पता है यार, एक ऑथर है वही बुक लिखता है। ऑथर मतलब जो लिखता है, लिखता मतलब इन सेंस राइट नहीं, जो बुक बनाता है या जो लिखता है बुक, जो बुक बनाता है, जिसकी बुक होती है। आया समझ में आपको? एंड वन मोर थिंग, ऑथर्स एंड बुक्स आपके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीके एंड जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक सब लोग अच्छे से करके जाना, खासकर जो करंट अफेयर्स में पूछा गया है। ओके, ठीक है। बुक इज टू ऑथर इन द सेम वे। यहाँ देखो सामने 4 डॉट दिखे, 4 डॉट, 1 2 3 4। पेंटिंग का रिलेशन किसके साथ है? पेंटिंग का रिलेशन किसके साथ है? आधों से ज़्यादा के आंसर्स आ गए होंगे, आई नो। इनको नहीं समझा, ध्यान दो। बुक का रिलेशन किसके साथ है? ऑथर के साथ। बुक का रिलेशन किसके साथ है? ऑथर के साथ। किसके साथ? ऑथर के साथ। मतलब बुक को बनाने वाला ऑथर, बुक को बनाने वाला कौन होता है? ऑथर। आया समझ में? इन द सेम वे पेंटिंग को बनाने वाला कौन होता है? पेंटिंग को कौन बनाता है? कैनवास। कैनवास तो वो इस पर हम पेंटिंग बनाते हैं, वो बनाने वाला नहीं होता। आर्टिस्ट, पेंटिंग को तो आर्टिस्ट ही बनाएगा ना यार। सिंपल, हमने सबने सुना है, हम बचपन में बहुत आर्टिस्ट बनते थे। क्या, एक घर बना लिया, सन ऊपर पीछे पहाड़ी बना ली, सनराइज दिखा दी, हम बहुत बड़े आर्टिस्ट है, राइट। भाई वो आर्ट नहीं होती, आर्ट होती जो असली पेंटिंग आप देखते हो आजकल, राइट। आया समझ में? पेंटिंग कौन बनाता है? आर्टिस्ट बनाते हैं। आया समझ में? कलर और पेंटिंग का रिलेशन क्या है? पेंटिंग में हम कलर यूज़ करते हैं, बट कलर थोड़ी पेंटिंग बनाता है। आया समझ में? म्यूजियम, म्यूजियम जो इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स है, जैसे लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग है, हम वो म्यूजियम में रखते हैं, म्यूजियम पेंटिंग बनाता नहीं है। सबको समझ में मैंने क्या बोला है? आंसर क्या होगा इसका? बी, आर्टिस्ट। ओके, इसका आपको पहले मैं 10 सेकंड्स दूंगा ये क्वेश्चन करने के लिए। जिसने कर लिया गुड, जिसको नहीं है हम फिर देखेंगे। ओके, चलो ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन। राइट, जिनको आगे वेल एंड गुड। हमने अब भी स्क्वायर्स देखे थे, राइट। हमने मेरे को देखते से इसमें लॉजिक दिख गया। हमने अब भी स्क्वायर्स देखे। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। इन द सेम वे, इन द सेम वे 7 का स्क्वायर क्या होगा? अगर 4 का स्क्वायर 16 है, आपको तो मैंने 7 का स्क्वायर इनफैक्ट निकालना भी सिखाया था, राइट। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। इसमें कुछ हार्ड था? डायरेक्टली हमें डायरेक्ट स्क्वायर दे दिया, डायरेक्ट एकदम स्क्वायर दिया। 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, सिंपल। अब देखते हैं लेटर एनालॉजी। इसमें आपका 20 सेकेंड्स, बताओ।
देखेंगे जिनका आ गया वेल एंड गुड, जिनको नहीं आया यहाँ पे ध्यान दो। ओके, डी हमेशा क्या बताया था, दो ही लॉजिक्स लगेंगे, एक तो वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स या फिर उनकी पोजीशंस। यहाँ पे वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स का कोई लॉजिक मुझे दिख नहीं रहा है, सभी कंसोनेंट दिख रहे लाइन से, कोई लॉजिक लगेगा नहीं। पोजीशन वाला, डी की पोजीशन क्या होती है 4, डी कौन से नंबर पे आता है 4, एंड एच की क्या होती है 8। कैसे निकाल सकते हो, E5 पे आता है, ए ज्योति में E5 पे आता है FGH, उसके 3 बाद मतलब 6 7 8, 8 H आता है 8 पे, डी आता है 4 पे। कितने का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, डिफरेंस कितने का है 4 का, 8 माइनस 4 4 का डिफरेंस है। आया समझ में, मतलब M और उसके जो नेक्स्ट आएगा उनमें भी डिफरेंस कितना रहना चाहिए 4 का, M और उनके जो नेक्स्ट आएगा उसमें डिफरेंस रहना चाहिए 4 का। M की पोजीशन है 13, M कौन से नंबर पे आता है 13, 4 का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब D से हम H पे गए तो हमने 4 बढ़ाया, हम M से आगे जाएंगे हमें 4 बढ़ाना पड़ेगा, राइट, 4 बढ़ाना पड़ेगा, हम 4 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 17, क्या मिलेगा 17, एंड 17 पे कौन आता है, नहीं आता है, जल्दी से आंसर, O 15 पे आता है, O 15 पे आता है, राइट, P किस पे आएगा, P 16 पे, Q 17 पे, P 16 Q 17। जिसको ये मेथड हार्ड लगती है ना, आपको एक और चीज सिखाता हूँ, जिसको ऐसे पोजीशन नहीं निकालना है, टाइम लगता है, टाइम वेस्ट हो रहा है, एक और चीज देखते हैं। ध्यान से समझना, मैं क्या बता रहा हूँ अभी, ध्यान से सुनना है यहाँ पे। अगर बिना पोजीशन निकाले करना वैसे भी कर सकते हो, डी E F G H, हम लोग कितना आगे बढ़े 4, आप पोजीशन नहीं भी निकालोगे चलेगा, बस सुनना है मैं क्या कर रहा हूँ। डी से हम H पे गए, डी से हम H पे गए, EFGH कितना आगे बढ़े 4, हम M को हमको M से 4 आगे बढ़ना पड़ेगा, अब हमें M से 4 आगे बढ़ना पड़ेगा, NOPQ, ध्यान से सुनो, D से 4 आगे EFGH, इन दी सेम वे M से 4 आगे NOPQ। आया समझ में, आंसर आएगा क्यों। आई होप सबके समझ में आया मैंने किया क्या है, पक्का सबके समझ में आया मैंने कैसे किया, क्या किया। गुड, 3 एग्जांपल्स हमने देखे और एक दो देख लेते हैं, ठीक है, हमारा बेसिक फिर इतना ही है आज, बेसिक देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। वर्ड एनालॉजी का एग्जांपल, हैप्पी जॉयफुल। वन मोर थिंग, एनालॉजी अगर आप कर रहे हो ना, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, अगर आप एनालॉजी पढ़ रहे हो, आपकी जीके एंड इंग्लिश पे अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। क्यों, आपको भी इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, इस क्वेश्चन से आपको पक्का समझ में आ जाएगा। हैप्पी इज टू जॉयफुल, हैप्पी इज टू जॉयफुल, हैप्पी का मतलब हम सबको पता है खुश होना, हैप्पी मतलब खुश होना, राइट। हम किसी को देख के फॉर एग्जांपल बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत दिन बाद हमें कोई दिखाया, हमारा कोई फ्रेंड दिख गया पुराना रोड पे, हम उसे खुशी से आवाज़ नहीं देते, अरे भाई तू इतने दिनों बाद, ऐसे आया समझ में, हम क्या हो जाते हैं बहुत ज़्यादा हैप्पी, हम किसी को देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। कुछ हमारी फेवरेट चीज़, मम्मी ने हमारी फेवरेट चीज़ बना दी, जैसे पर्सनली लाइक पाव भाजी, मुझे पाव भाजी बहुत पसंद है, मम्मी ने पाव भाजी बनाई, मैं क्या हो जाऊँगा एकदम हैप्पी, राइट। इज टू जॉयफुल, इज टू जॉयफुल, जॉयफुल का मीनिंग, जॉयफुल में क्या आ रहा है, जॉय, सबने सुना है, जॉय का मतलब क्या होता है खुश होना, जॉय मतलब एंजॉय करना, खुश होना, जॉयफुल वही, हैप्पी का मतलब क्या होता है खुश, जॉयफुल का मीनिंग भी क्या होता है खुश, एकदम जो अंदर से बहुत ज़्यादा खुश है वो क्या होता है जॉयफुल। आया समझ में, वो क्या होता है जॉयफुल। इन दोनों में रिलेशनशिप किस चीज़ की है, दे बोथ आर सेम, दे बोथ आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, सेम है, सिनोनिम्स एक दूसरे के। इन द सेम वे एंग्री, एंग्री मतलब गुस्से वाला, फॉर एग्जाम्पल हमें कोई नहीं पसंद, हम किसी पार्टी में हमें कोई नहीं पसंद, वो हमें दिख जाए, अरे यार ये पर्सन यहाँ पे क्या कर रहा है, हम क्या हो जाएंगे एकदम गुस्से में आ जाएंगे, इसको यहाँ पे किसने बुलाया, राइट, इस बंदे को यहाँ पे बुलाया किसने, हम एकदम गुस्से में आ जाएंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमारा मैंने पाव भाजी खाने का, अब मम्मी ने बना दी लौकी घर पे, हो गया एंग्री, अब मम्मी को तो कुछ बोल नहीं सकते, आपस में खुद को बोले जा रहे हैं क्या यार कहाँ फंस गया, राइट। बट बिलीव मी दैट्स द बेस्ट फूड जो मम्मी के हाथ का खाना है, ओके। ये क्या है एंग्री, एंग्री मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। अगर हैप्पी एंड जॉयफुल में सेम, दे आर सिनोनिम्स, उनमें सेम रिलेशनशिप है, दे आर सिनोनिम्स, तो एंग्री का सिनोनिम क्या होगा, एंग्री का सेम रिलेशनशिप किसके साथ होगा सिनोनिम वाला, सैड, एंग्री मतलब गुस्सा, सैड मतलब दुखी, सैड मतलब दुख में जाना। फॉर एग्जाम्पल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपने CGL की एग्जाम दी, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं तो 200 मार्क्स की एग्जाम है, मैं 160 170 लेके आऊँगा, आपने सब फ्रेंड्स को बता दिया भाई इस बार तो प्रीलिम्स निकल गई मेरी, मैं मेंस की तैयारी में लग गया, आप बोल रहे हैं मैं 170 लेके आऊँगा 200 में से, हाँ भाई आपकी आंसर की, आपका स्कोर आ गया 120, हो गया, वापस बाहर, मेंस की तैयारी छोड़ो अगले साल की प्रीलिम्स की तैयारी करो, हो जाएगा ऐसा, पूरा मूड खराब, क्या रहोगे सैड। एंग्री मतलब गुस्सा होना होता है, सैड का मतलब क्या होता है दुखी होना, किसी चीज़ का बहुत दुख होना, सैड तो आंसर हो नहीं सकता। तो इसको भी साइड में रखते हैं, एक बार इसको साइड में रखते हैं। काम,
काम का मतलब शांत, MS धोनी सबने देखा है, लेकिन ऐसा है जब तक शांत है तब तक ही शांत है। आपने उनको कितनी बार देखा है फील्ड पे गुस्सा कर रहे हो? बहुत कम बार, रेयरली 2 या 3 बार ऐसा हुआ है कि वो फील्ड पे गुस्सा करते दिखे आपको। MS धोनी द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ काम मैन। हमेशा देखा होगा आपने एकदम शांत, कैच छूटी इट्स ओके, छूट गई तो छूट गई, वो हमेशा शांत रहेंगे। आया समझ में? इज अ काम पर्सन, जो बहुत शांत रहता है। ओके, काम भी इसका आंसर हो नहीं सकता, काम तो इसका अपोजिट हो जाएगा, गुस्से का अपोजिट काम, शांत। एक्साइटेड, एक्साइटेड का मीनिंग होता है किसी चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश, या फिर कह सकते हो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, मतलब खुश रहना कि हाँ ये अभी कभी करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको भी एनालॉजी पढ़ा दो, जैसे आपका चैप्टर खत्म होगा ना, आप देखोगे यार इसके क्वेश्चन अभी करके देखते हैं, मजा आ गया एनालॉजी पढ़ने में, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए क्वेश्चन करने के लिए इसके। आया समझ में आपको? पक्का समझ में आया मैंने क्या बोला? एक्साइटेड का मतलब मीनिंग किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर रहना, उत्सुक रहना, राइट। एक्साइटेड भी इसका आंसर नहीं होगा, बचा क्या? जिसको पीरियड्स का मीनिंग नहीं पता आप ऐसे भी कर सकते हैं। सैड को हटा दो, काम को हटा दो, एक्साइटेड को हटा दो, क्या बचा? फ्यूरियस। फ्यूरियस, आपने मूवी का नाम सुना होगा फास्ट एंड फ्यूरियस। फास्ट एंड फ्यूरियस, फ्यूरियस का मीनिंग ये होता है गुस्से वाला। क्या मीनिंग होता है? गुस्से वाला। फ्यूरियस मतलब जो बहुत गुस्से में रहता है, जो बहुत चिड़चिड़ करता है, वो क्या होता है? फ्यूरियस। एंग्री का सिनोनिम होता है फ्यूरियस। आया सबके समझ में? पक्का। आगे देखो लास्ट, ये किसी ने गलत किया ना, बता रहा हूं तो देख लेना फिर। 636 9 का क्या है? सिंपल, इट्स 81। कैसे? सेम लॉजिक क्या आएगा, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81। सबके समझ में आया? आई थिंक यहाँ पे आंसर्स भी दिए थे मैंने, राइट। या यहाँ पे आंसर आप देख सकते हो। फर्स्ट का बी हमने आर्टिस्ट मार्क किया, सेकंड का सी, क्या लॉजिक है? स्क्वायर का लॉजिक है। थर्ड का देखो, थर्ड का बी, थर्ड का क्या लॉजिक है? +4 हमने ऐड किया यार, स्किप रिलेटेड मतलब +4 हम ऐड करेंगे, 3 बीच के छोड़ देंगे, यही बोल रहे हैं। फोर्थ का बी, फोर्थ का बी सिनोनिम जो आपको मैंने बताया लॉजिक, हैप्पी का सिनोनिम जॉयफुल, एंग्री का सिनोनिम फ्यूरियस, एंड लास्टली सिक्स्थ का, ये वाला सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसका लॉजिक यहाँ पे दिया है, राइट। सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन है, इसका लॉजिक है स्क्वायर वाला सेम, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81। आई होप सबके समझ में आया हो प्रैक्टिस क्वेश्चन। एक दो और प्रैक्टिस कर ले, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर ले मेरे साइड से, आपको बोनस, एक दो क्वेश्चन बोनस कर देखते हैं, चलो। यूपी इज टू कथक, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, अपने उत्तर प्रदेश, ओके। उत्तर प्रदेश इज टू कथक इन दी सेम वे, 4 डॉट्स दिख गए। इन दी सेम वे महाराष्ट्र इज टू क्वेश्चन मार्क। तो महाराष्ट्र वाले वो तो इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में उड़ा देंगे, बाकी लोग। पता मैंने ये क्वेश्चन दिया क्यों है? मैंने क्वेश्चन इसलिए दिया है ना आपको, अगर आप किसी भी एग्जाम में जीके की प्रिपरेशन कर रहे हो अच्छे से, आपको स्टेट्स एंड उनके क्लासिकल डांस, खासकर एसएससी तो पूछता ही पूछता है, स्टेट्स एंड उनके क्लासिकल डांस याद होने चाहिए। स्टेट्स एंड उनके मेन मेन क्लासिकल एंड फोक डांसेस आपको याद होने चाहिए। आपको चारों बताऊंगा कौन सा डांस कहाँ का है, आप लोग पहले खुद से ट्राई करो। मैं आपको यूपी का तो बता दिया, यूपी का क्या है? कथक। इट्स ए डांस फ्रॉम यूपी, इट्स ए डांस फ्रॉम यूपी। कथक ना यूपी का एक डांस फॉर्म है। इन द सेम में महाराष्ट्र का डांस फॉर्म कौन सा है? आपको आंसर नहीं पता, आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पता, एलिमिनेट करो, मैं आपको एलिमिनेट करके सिखाऊंगा कैसे करना है, राइट। देखिए पहले तो हम लावनी भी साइड में रखते हैं, हम घूमर देखते हैं, घूमर। आप सबने वो मूवी देखी है पद्मावत? उसमें आपने देखा है जो एक्ट्रेस थी वो एक डांस करती है घूमने वाला, वो आप बताओ, आपने वो मूवी देखी होगी, जिसने भी मूवी देखी है वो महाराष्ट्र का लग रहा था? वो सब सीन देख के लग रहा था महाराष्ट्र की हिस्ट्री दिखा रही है? नहीं, इट्स फ्रॉम राजस्थान, राइट। राजपूत, राजपूत फ्रॉम राजस्थान, ओके। इसके बाद भरतनाट्यम, क्या? भरतनाट्यम। कभी भी ऐसा बड़ा सा नाम दिख जाए ना, ऐसा लंबा सा नाम है कि भरतनाट्यम, आया समझ में? कहाँ का हो सकता है? हमेशा मैक्सिमम केसेस में वो आंसर होगा साउथ का, मैक्सिमम केसेस में आंसर होगा साउथ का। साउथ मतलब तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, 4-5 स्टेट्स है, राइट, साउथ में। भरतनाट्यम कहाँ का होगा? तमिलनाडु। भरतनाट्यम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु। आया समझ में सबके?
कुचिपुड़ी क्या है? कुचिपुड़ी। ये कहाँ के हैं? ये हैं आंध्र प्रदेश। ये एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जिस भी एग्जाम में जीके आपको देखने मिलेगा, जीके एंड जीएस, उन सारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल डांस एंड फोक डांस, प्लीज़ अच्छे से कर लेना ये टॉपिक, ओके। यूपी का डांस कथक है, महाराष्ट्र का, ये तो राजस्थान का है तो ये होगा नहीं, ये तमिलनाडु का, ये होगा नहीं, कुचिपुड़ी होगा नहीं, क्या बचा? लावनी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस डांस फॉर्म ऑफ महाराष्ट्र। लावनी बेसिकली लेडीज परफॉर्म करती है, महाराष्ट्र की लेडीज परफॉर्म करती है। इट्स अ ब्यूटीफुल डांस, वेरी ब्यूटीफल डांस। आप लोग एक बार जब भी टाइम मिले ना, यूट्यूब पे इसका वीडियो देखना, लावनी का। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डांस। इन द सेम वे घूमर भी लेडीज परफॉर्म करती है, वुमेन परफॉर्म दिस डांस घूमर। बहुत अच्छा डांस होता है, बहुत ब्यूटीफुल डांस। भरतनाट्यम आपने मैगजीन बहुत बार देखा होगा, आपको नहीं पता उसका नाम भरतनाट्यम है, बट आपने पक्का देखा होगा। बहुत ज़्यादा मेकअप करके, मेकअप या कह सकते हो आप श्रृंगार, बेसिकली एक लड़की या एक वुमेन, इसे मेन भी परफॉर्म करते हैं, इसे मेन भी परफॉर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा श्रृंगार करके। तमिलनाडु में होता है बेसिकली, तमिलनाडु में दे परफॉर्म डांस, एकदम ऐसे खुद को बहुत ज़्यादा तैयार करके सुंदर। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल डांस। अगर आप कभी अटेंड करने का मौका मिले ना भरतनाट्यम, कभी मत छोड़ना। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल डांस। में एक स्टोरी, पूरी एक स्टोरी दर्शाई जाती है, आपको एक स्टोरी चलती है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल डांस, ओके। एंड लास्ट इज कुचिपुड़ी, सेम ब्यूटीफुल डांस। इट्स अ क्लासिकल डांस, वन ऑफ द क्लासिकल डांस फ्रॉम द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। आई होप सबके समझ में आया हो ये क्वेश्चन, एक बोनस क्वेश्चन था आपके लिए, ठीक है। अगला देखते हैं, बस कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये कर लो, एनालॉजी में आप आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो, ओके। एंड इट कम्स फ्रॉम मैन जिसने रीजनिंग में आउट ऑफ स्कोर किया है, ओके। बस ये ट्रिक्स ध्यान रखना, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर सक्सेस। पहले तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप फर्स्ट, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप फर्स्ट। इसका मतलब जैसे मैंने लिखा था लास्ट क्वेश्चन में, यूपी इज टू कथक। यूपी एंड कथक का रिलेशन क्या है? यूपी एंड कथक का रिलेशन है, इट्स ए डांस फ्रॉम यूपी। सबसे पहले हमने रिलेशनशिप आइडेंटिफाई की, क्या? यूपी का डांस है कथक, यूपी का डांस है कथक। सेकेंड, यूज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। लास्ट क्वेश्चन में जो हमने किया, हमें आंसर नहीं, अज्यूम करते हमें आंसर नहीं पता। ये तो पता है घूमर तो हो नहीं सकता महाराष्ट्र में, भरतनाट्यम लंबा सा नाम, मैक्सिमम चांस है महाराष्ट्र का नहीं रहेगा। एंड जिसे पता है तमिलनाडु का, ये हटा दिया, ये हटा दिया। कुचिपुड़ी नहीं है, हमें पता है ये आंध्र प्रदेश का है। कैसे? नाम देख के समझ में आ रहा है महाराष्ट्र का हो नहीं सकता है। तीनों भी ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया हमने, कौन सा बचा? लावनी। ऐसे भी कर सकते हो, आपको आंसर नहीं पता ना, एलिमिनेशन इज अ ब्यूटीफुल टेक्निक, बहुत अच्छी टेक्निक है एलिमिनेशन। आपको आंसर नहीं पता, इट्स ओके, बाकी तो पता होगे, एक तो पता होगा, दो तो पता होगे, उनको तो हटा सकते हो कम से कम। आया समझ में? यूज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, मैंने आपको सिखा दिया। थर्ड, लुक फॉर मल्टीपल पैटर्न्स। ये कहा काम में, वर्ड में काम नहीं आएगा, ये काम आएगा नंबर्स या फिर इसके अलावा लेटर्स में। अज्यूम करते हैं नंबर्स 6 2 1 6 7 क्वेश्चन मार्क। अज्यूम करते हैं 6 2 1 6, हमेशा स्क्वायर थोड़ी देगा यार, एग्जामिनर इतना पागल थोड़ी कि हमेशा स्क्वायर ही देगा, हमेशा स्क्वायर नहीं देगा वो, हमेशा वो स्क्वायर नहीं देगा। इस बार स्क्वायर तो नहीं है, बाकी भी लॉजिक्स देखना पड़ेगा आपको, बार बार अलग अलग चीज़ें यूज़ करके देखना पड़ेगा, हमेशा एक लॉजिक नहीं रहेगा। 6 का ना स्क्वायर तो 36 होता है, बट 6 का क्यूब होता है 216। 6 का क्यूब क्या होता है? 216। आया समझ में? 6 का क्यूब इज 216। इन द सेम वे 7 का क्यूब क्या होता है? 7 7 49, 49 7 343। 7 का क्यूब होता है 340। आया समझ में? पक्का सबके समझ में आया मैंने क्या बोला है? आपको मल्टीपल पैटर्न्स देखने, एक पैटर्न हमेशा आंसर नहीं रहेगा, हमेशा एक लॉजिक आंसर नहीं रहेगा, आपको मल्टीपल लॉजिक्स देखने पड़ेंगे। आया समझ में? चलो इसके बाद कन्वर्ट लेटर्स टू नंबर्स, कन्वर्ट लेटर्स टू नंबर्स। जो आपको मैंने बताया था, हमने क्वेश्चन देखा था D to H, क्या बताया था? इनको पहले नंबर्स में कन्वर्ट कर लो। D 4 पे आता है, H 8 पे आता है। जिसको इजी लगता है ऐसे करो, जिसे ऐसे नहीं करना आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, इसके जगह पे E F G H आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, एज यू विश, आप जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे करो, ओके। बोथ मेथड्स आर राइट, टोटली राइट, ओके। ये देखा हमने। एंड लास्टली प्रैक्टिस रेगुलरली, बिना प्रैक्टिस के आप रीजनिंग में आउट ऑफ स्कोर नहीं कर सकते। एंड बिलीव मी ऑन दैट, रीजनिंग में आउट ऑफ स्कोर करना इज नॉट डिफिकल्ट। मैंने किया है, 2 बार किया है। आई एम टेलिंग यू, रीजनिंग इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट। हाँ कुछ चैप्टर्स क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पजल्स वजल्स, हम वो भी सीखेंगे, हम लोग लॉन्ग टर्म में सब एक एक चैप्टर बेसिक से देखेंगे। आपका काम है स्टार्टिंग से एंडिंग तक हमारे साथ जुड़ा रहना। एंड इफ
आपको और डेप्थ में ये चैप्टर और डेप्थ में पढ़ना है, ज्वाइन आवर प्लेटफॉर्म एग्जाम एज एकेडमी। आपको ये नाम एग्जाम एज एकेडमी, ये ऐप यूट्यूब, आपको ये ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ओके, आप वहाँ से डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो हमें। बाकी सारी आपको जो लिंक एंड सब कुछ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो प्लीज़ डू लाइक आवर वीडियो, कमेंट। ओके, कुछ भी डाउट्स हो लेट अस नो। ठीक है, आज एनालॉजी के बेसिक के लिए इतना ही। फ्यूचर में हम बाकी चैप्टर्स देखेंगे एक एक धीरे धीरे करके। ओके, थैंक यू गाइस।